करेंगे सर। सर, जो तफसीलात सामने अभी तक आई हैं उसकी रोशनी में आपको क्या नज़र आता है, कौन जीता कौन हारा? बहुत वाजे है भाई, बिल्कुल। ईरान ईरान जो है वो जीता है, और जंग में भी जीता है, और अब लगता है कि नेगोशिएशंस में। लेकिन मैं ये जरूर साथ में कहूंगा कि अगर इन टर्म्स में देखने लगे दोनों ममालिक या कोई भी, तो फिर तो मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो बहुत मरहले तय कर। लेकिन ईरान जिस किस्म की पोजीशन में था 27 फरवरी को, जब ये जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, और उसके मुकाबले में अगर आज उसको देखें तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। और आपने सही कहा अपने इब्तदाइये में कि ईरान का तो अब वो जो मिनिमम अपना रखना चाहते हैं न्यूक्लियर, यानी सिविल यूज वाला, वो भी शायद अब वो इंसिस्ट करेंगे। और अभी अब नाए हुर्मुज का भी पता नहीं कि वो किस तरह नेगोशिएट करेंगे। और फिर ये कि जो JCPOA के बाद सैंक्शंस, प्राइमरी सैंक्शंस उठी थी, ये शायद सेकेंडरी उठी थी। यूएन की तो मुकम्मल उठी थी, अमेरिका की सेकेंडरी सैंक्शंस उठी थी, बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगा दी थी। लेकिन एसेट्स अनफ्रीज नहीं हुए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान को इस दफा ज्यादा, मेरे ख्याल में बेहतर हो रहा है उसके लिए। और उसका कद काठ बहुत ऊंचा हो गया है। यानी आप ये सोचे कि वो अरब ममालिक जो उसको बड़े अरसे से अपना असल दुश्मन समझते थे, और ये एक किस्म का इसराइल को समझते थे, ये हमारा काम कर रहा है, आसानी आसानी कर रहा है, आज वो सारा का पूरा मंजर ही बदल रहा है। और अब बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं, और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, इवन UAE से भी खबरें आती हैं कि वो अब ईरान के साथ जो है वो पुरअमन पकाए बाहमी करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी फतह है ईरान की, इस लिहाज से कि पहले वाली पूरा का पूरा मंजरनामा जो है वो बदल गया है। जी। हम्म। डॉक्टर आदिल साहब, नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर बमबारी करके आखिरी लम्हे तक इसको कोशिश की कि किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए कि माहिदा टूट जाए। माहिदा तो हो गया, और वो एफ वर्ड ट्रंप ने बार बार यूज़ किया नेतन्याहू के लिए। क्या नेतन्याहू वो एफ वर्ड के बावजूद अभी भी वाशिंगटन के ऊपर असरअंदाज होकर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दरमियान में कुछ रखना पड़ जाए, चीज़ आगे चढ़े नहीं? 100%। 100% आप यकीन से कह सकते हैं कि वो हर वो चीज़ करेंगे जो वो कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो इन अ वे, अगर अमेरिका जंग में शामिल ना हुआ तो वो अपनी जंगें भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, नेतन्याहू जो है और इसराइल जो है, ये उनकी जंग थी और उनकी जंग ख़त्म नहीं हुई। सो उस लिहाज से तो ये बिल्कुल, अगर लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो आपने जाद साहब से सवाल पूछा उसी के तनाजुर में मैं इसका भी जवाब दूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं आज़ाद साहब से इख्तलाफ करूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव फ़र्क है। वो ये कि तारीख की हर जंग की तरह, लेकिन बहुत सी जंगों से ज़्यादा, एक बार फिर साबित हो गया कि जंगों में जीता शीता कोई नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हार किसकी कम है और हार किसकी ज़्यादा है। इस जंग में अगर हार सबसे ज्यादा किसी की है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की है। कि जो जोम था, जो कभी वाहिद सुपर पावर थी, जिसको खुद भी यकीन था और दुनिया को भी यकीन था कि यार अगर इनका सिर्फ बहरी बेड़ा आके खड़ा हो गया तो हम तो वैसे ही, बाकी दुनिया वैसे ही हथियार डाल देगी, फिर लड़ने का फायदा ही क्या है, ये इतने बड़े। अगर पूरी आपकी क्यादत को उन्होंने खत्म कर दिया तो लोग उठ खड़े होंगे। ये तो इतनी बड़ी ताकत है कि ये छींक मारेगी तो दुनिया को पूरी की पूरी को नमोनिया हो जाएगा। उसकी वो जो हैबत है, उसकी वो जो दहशत है, उसकी वो जो कुवत का परसेप्शन था, वो उस कदर टूटा है कि वो मेरे ख्याल में वापस नहीं आएगा, कम से कम आसानी से नहीं आएगा। उसकी जो अलायंसेस हैं, चाहे वो के साथ हो, चाहे वो अपने रीजन में हो, चाहे वो इस रीजन में हो, वो अब बहुत कमजोर पड़ी हैं। दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट कॉस्ट फॉर द यूएस। वो कहते रहे कि जी हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, हमारे तो सिर्फ इतना नुकसान हुआ, हमारे तो सिर्फ इतने पैसे लगे। ऑल ऑफ दैट में बी ट्रू। लेकिन जो दूसरी जंग अजीम के बाद एक परसेप्शन थी ऑफ ग्रेट पावर परसेप्शन पे चलती है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक इजली। एक तरह से शायद ये भी कहा सकता है कि जीत जो है वो तो अभी भी इसराइल की हुई है। आई नो इट इज साउंडिंग ऑड एंड, लेकिन हकीकत यह है कि आज से साल पहले अमेरिका का वही नक्शा था जो आज है, ईरान का वही नक्शा था जो आज है, इसराइल का नक्शा तब्दील हो गया। सीरिया का जो इलाका है उसने उस पर कब्जा कर लिया। गजा में 70 कहता है, कभी 80 कहता है फीसद जो है उसने उस पर कब्जा कर लिया। लबनान में वो आज भी मौजूद है। एक तरह से उसकी जीत यह है कि जो वो कभी नहीं कर सका था कि अमेरिका को बाकायदा जंग में ले आए, वो घसीट लाया।
सो एक तरह उसकी जीत ये है कि जो इसराइल की 40 साल पुरानी ख्वाहिश थी कि मेरे जो हमसाए हैं उन्हें मैं लड़ा दूं, क्योंकि इसराइल की तो हमेशा से ख्वाहिश बड़ी पब्लिकली ये थी ना कि मैं छोटा सा मुल्क हूँ, ये सारे मिलके मेरे पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए जो है ना, ये दैट इज द थ्रेट। वो ख्वाहिश भी पूरी हुई। लेकिन जीत इसलिए नहीं है कि जो इसराइल हारा है, वो ये है कि जो उसकी सबसे बड़ी कुव्वत थी, जो उसकी सबसे बड़ी, उसकी ताकत का सबसे बड़ा सरचश्मा था, विच वॉज इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस, वो अगर टूटा नहीं है तो उस पर ऐसी दरारें पड़ी हैं कि वो आराम से वापस नहीं आएगा। उसको समझने का देखें, इसराइल ट्रू। इसराइल के लिए जो यूएस रिलेशनशिप है और जो एक ब्लाइंड फेथ था यूएस में, यूएस कांग्रेस में इसराइल पे, मेरी जिंदगी में मैंने कभी उसको ऐसा क्वेश्चन होते हुए नहीं देखा। आप उसको यूं समझिए कि जो पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप है वो तो कुछ भी नहीं है ना जो इसराइल के लिए अमेरिका की रिलेशनशिप थी। और चाहे वो बिल्कुल सही। स्पीड की बात एज हो, एज चाहे अमेरिकन कांग्रेस की हो, वो आखिरी सिर्फ एक जुमला, सॉरी आई एम लॉन्ग, ईरान के लिए यकीनन एवरीथिंग एम्बेसडर साहब सेड इज 100 and 200% करेक्ट। लेकिन जिस क्यामत से उनके लोग गुजरे हैं, जो उन पे आफतें आई हैं, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, और जो खित्ते में उनको अब वापस रीबिल्ड करना होगा, जो हुआ है वो उनके हमसाए भूल तो नहीं जाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो रियलिटी। तो मेरे ख्याल में जीता कोई नहीं, लेकिन कुछ की हार खसूसन अमेरिका की सबसे ज्यादा थी। एजाज साहब, अगर ये डील सक्सेसफुली आगे तक चल पड़ती है और इनके आपस में एक तफसीली माहिदा भी हो जाता है न्यूक्लियर के ऊपर भी, हॉर्मोज के ऊपर भी, तो इस इलाके के अंदर एक पावरफुल ईरान और इसी इलाके के अंदर एक शायद नया रीजनल अलायंस जिसमें सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, मुमकिन तौर पर कतर भी किसी हद तक, और शायद चाइना के ताबन के साथ एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा होगा। और दूसरी तरफ इसराइल, यूएई और कुछ इत्तेहादी, मुमकिन तौर पर कुछ बहरीन की कोशिश करें, अगर ईरानी इन्फ्लुएंस से वो बचा रहा, तो एक दो बड़े राइवल ग्रुप इस इलाके के अंदर हमें बनते नजर आएंगे। जी, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आदिल नजम साहब ने ख़त्म किया, कि ईरान ने भी वाकई बड़ी कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी की वजह से ही आज ये कहा जा रहा है कि ईरान हार कर भी जीत गया और अमेरिका जीत कर भी हार गया। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि जो मैं उनकी बात से इतफाक तकरीबन नहीं करता, वो ये है कि इसराइल जो है बिल्कुल नहीं विनर है इसमें से। इसराइल का जो नाम बदनाम पूरी दुनिया में, अमेरिका के साथ तो हुआ हुआ जो दरार आई है, लेकिन पूरी दुनिया में ये एक जेनोसाइडल मुल्क के तौर पर उभरा है। और इस वजह से इसका जो इस वक्त इमेज है, ठीक है, अगर वो गजा के ऊपर कुछ हिस्से पे कब्जा कर ले, साउथ लेबनान का कुछ ले ले हिस्सा, कुछ वेस्ट बैंक को कर ले, लेकिन तो भी ये अब वो उस किस्म की ताकत नहीं नजर आएगा जिस किस्म की ताकत था ये। और ईरान जो है, ईरान के लिए भी अब याद रखें कि इसराइल का जो असल ख्वाब था वो तो ग्रेटर इसराइल था ना जी, और उसकी राह में रुकावट तो ईरान ही था। बाकी तो सारे अरब जो हैं वो तो अब लाइन अप हो चुके थे ऑलमोस्ट तकरीबन, यानी ज्वाइन कर रहे थे अब्राहम अकॉर्ड, सवाई सऊदी अरेबिया के। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है, इट इज ए बिग लूजर अपार्ट फ्रॉम इट्स रिलेशन विद द यूएस। उसके इस खित्ते में भी अब ईरान तो मौजूद है, और चंद सालों बाद जब उसको ये कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेगा, तो ईरान विल बिकम ए वेरी वेरी डोमिनेंट पावर ऑफ द रीजन। तो कहाँ गया इसराइल का वो सारा जो ख्वाब था, वो तो मेरा ख्याल में अब चिकनाचूर हो गया है। और सबसे बड़ी तब्दीली जो मैंने पहले अर्ज की आपसे, कि अरब रियासतों के अंदर आ रही है, कि वो आप समझे हैं कि अमेरिका हमें वो उस किस्म की सिक्योरिटी नहीं दे सका जिस किस्म की वो हमें हमसे प्रॉमिस की गई थी। अब हमें ईरान के साथ लिव एंड लेट लिव करेंगे, और जिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का आप नदीम साहब जिक्र कर रहे हैं, जिसमें शायद पाकिस्तान, तुर्की है और शायद चीन भी हो, उसमें ईरान भी होगा, आप देख लीजिए। क्योंकि ईरान के को शामिल किए बगैर कलेक्टिव सिक्योरिटी या इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। इस वजह से इसराइल के लिए ये सारे के सारे आप इकट्ठे हो जाएंगे, और इसराइल के लिए बहुत मुश्किलात मैं तो कम से कम आने वाले माहो साल में देख रहा हूँ।